नमस्ते। आज के इस विश्लेषण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, चलिए सीधे इसकी गहराई में उतरते हैं और जापान की एक बेहद डरावनी, रहस्यमयी लेकिन बहुत ही दिलचस्प कृषि लोक कथा के बारे में जानते हैं। आज हम जिस जीव पर चर्चा करने वाले हैं उसे अकाशिता कहा जाता है। देखिए, ये कोई आम भूत प्रेत की कहानी नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी कहानी है जो सीधे तौर पर समाज, खेती और इंसानी लालच की परतों को खोलती है। तो चलिए इस खौफनाक सफर की शुरुआत करते हैं। धान के खेतों पर एक परछाई मंडराती है। जरा इस दृश्य की कल्पना कीजिए। सुदूर जापान के छोटे ग्रामीण कृषि गांव, विशेष रूप से सुगारू का वो इलाका, जहां आपकी नजर जाए वहां तक सिर्फ धान के खेत हैं। अब सोचिए, इन्हीं शांत खेतों के ऊपर एक अदृश्य अंधेरा सा साया चुपचाप मंडराता रहता है। हमारी स्रोत सामग्री स्पष्ट रूप से बताती है कि ये जीव इन्हीं ग्रामीण और खेती वाले इलाकों को अपना घर बनाता है। सच कहूं तो ये विचार ही अपने आप में एक अजीब सी सिहरन पैदा कर देता है ना। अब जो बात सच में दिलचस्प है वो है इस जीव का नाम। जापानी भाषा में आकाशिता का सीधा सा मतलब होता है लाल जीव। इसके अलावा कुछ जगहों पर इसे अकाकुची भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है लाल मुंह। ये नाम सुनते ही हमें तुरंत एक सुराग मिल जाता है कि इस प्राणी की सबसे खौफनाक खासियत आखिर क्या होने वाली है। मतलब नाम ही अपने आप में एक ऐसी डरावनी तस्वीर खींच देता है जिसे आप आसानी से भुला नहीं पाएंगे। अगर हम इस जापानी योकाई यानी इस रहस्यमयी आत्मा की शारीरिक बनावट की बात करें तो ये सच में रोंगटे खड़े कर देने वाली है। सोचिए, घने गहरे काले बादल जिनमें से अचानक बेहद नुकीले तेज पंजे बाहर निकलते हैं। इसका चेहरा पूरी तरह से बालों से ढका हुआ किसी खूंखार जंगली जानवर जैसा है। लेकिन सबसे ज्यादा ध्यान जो चीज खींचती है वो है इसके मुंह से लटकती हुई एक लंबी चमकीली लाल जीभ। वो घने काले बादल और उनके बीच से झांकती हुई वो चटक लाल जीभ, ये विरोधाभास देखने में कितना भयानक लगता होगा ना। और पता है, इस प्राणी के बारे में सबसे डरावनी बात क्या है? इसके पूरे शरीर को आज तक किसी ने देखा ही नहीं। इसका बाकी का शरीर हमेशा उन काले घने बादलों के भीतर ही छिपा रहता है। आप केवल उस बालों वाले खौफनाक चेहरे, उन तेज पंजों और उस लाल जीभ को ही देख सकते हैं। और ये तो हम सब जानते हैं कि जो चीज़ हमें पूरी तरह दिखाई नहीं देती वो अक्सर हमें सबसे ज्यादा डराती है। ये छिपा हुआ रहस्य इस पौराणिक कथा के डर को कई गुना बढ़ा देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरी कहानी वास्तविक दुनिया से कैसे जुड़ती है। एक तरफ हमारे पास गर्मियों के महीने हैं, जब फसल को बढ़ने के लिए बारिश और पानी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। पानी मतलब जिंदगी। और दूसरी तरफ है सूखे का समय, जब पानी की भारी कमी होती है और चारों तरफ हताशा फैल जाती है। ये बिल्कुल वो समय होता है जब आकाशिता के प्रकट होने की बात कही जाती है। ठीक उस वक्त जब पूरा समुदाय पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा होता है। इस स्थिति की गंभीरता को समझने के लिए हमें जापान की पारंपरिक खेती के तरीके को समझना होगा। देखिए, धान के खेतों को पानी से लबालब भरा रखना पड़ता है। स्रोत के अनुसार इस भारी जरूरत को पूरा करने के लिए उस समय एक बहुत ही उन्नत और जटिल जल प्रणाली बनाई गई थी। इसमें आपस में जुड़ी हुई जल सेतु और नहरों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क था। इस पूरी व्यवस्था का सिर्फ एक ही मकसद था, हर एक किसान तक पानी बिल्कुल समान रूप से पहुंचे। ये समानता और आपस का भरोसा ही इन गांवों की शांति की असली नींव था। लेकिन जब प्रकृति अपना कहर बरपाती है और बारिश की एक बूंद नहीं गिरती, तब इसी शांति को सबसे बड़ा खतरा पैदा हो जाता है। सूखे के उस हताश कर देने वाले समय में पानी की चोरी को सबसे बड़ा विश्वासघात माना जाता था, क्योंकि तब बात सिर्फ फसल की नहीं, जिंदा बचने की होती है। और इसी भयंकर दबाव में आकर कुछ लोग समुदाय के उस भरोसे को ही तोड़ देते हैं जिस पर पूरा सिस्टम टिका होता है। यह महज पानी की चोरी नहीं है, यह अपनों की ही पीठ में छुरा घोंपना है। तो यह विश्वासघात आखिर होता कैसे है? बहुत ही शातिर तरीके से। सबसे पहले सूखा पड़ता है, फिर रात के घने अंधेरे में कोई स्वार्थी किसान चुपके से जाकर नहर के स्लूइस गेट यानी पानी के द्वारों को खोल देता है। इसके बाद वो अपने ही पड़ोसी के हिस्से का सारा पानी अपने खेत की तरफ मोड़ लेता है। और अंत में वो चोर ये सोचता है कि अंधेरे का फायदा उठाकर उसने अपना काम कर लिया है और उसका ये अपराध हमेशा के लिए छिप गया है, कोई उसे पकड़ नहीं पाएगा। लेकिन सच तो ये है कि ये चोरी किसी की जिंदगी तबाह करने जैसी है।
ये एक ऐसा अपराध है जो किसी भी परिवार की पूरी आजीविका को रातों रात खत्म कर सकता है। अगर पड़ोसी के खेत सूख गए तो उसके परिवार के पास खाने को एक दाना नहीं बचेगा। इसीलिए जब ऐसे पानी के चोर रंगे हाथों पकड़े जाते थे तो उन्हें अपने पड़ोसियों के सबसे भयंकर और हिंसक गुस्से का सामना करना पड़ता था। जब अस्तित्व पर बन आती है तो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल उठता है, लेकिन उन चालाक चोरों का क्या जो कभी पकड़े ही नहीं जाते? कुछ लोग इतने शातिर होते हैं कि वे बिना कोई सुराग छोड़े पानी चुरा लेते हैं और इंसानी न्याय की पकड़ से बिल्कुल बाहर रह जाते हैं। वे चैन की नींद सोते हैं ये सोचकर कि वो बच गए और उन्होंने अपने पड़ोसी की कीमत पर अपना खेत हरा भरा कर लिया। तो उनका क्या? तो सबसे अहम बात यह है कि यहीं पर इंसानी दुनिया और लोक कथा का असली मेल होता है। जब इंसानी कानून और पहरेदार विफल हो जाते हैं तब आता है प्रतिशोध का दूत। यही आकाशिता की सबसे बड़ी भूमिका है। ये कोई ऐसा राक्षस नहीं है जो बस यूं ही लोगों को डराता फिरे, बल्कि ये जल विवादों में न्याय करने वाला, समाज के संतुलन को वापस लाने वाला एक भयानक दंडदाता है। जो लोग इंसानों की नजरों से बच निकलते हैं वे इस परछाई से नहीं बच सकते। तो ये आकाशिता अपना न्याय कैसे करता है? जैसे ही वो चालाक चोर सोचता है कि वो पूरी तरह सुरक्षित है, अचानक उसके खेत के ठीक ऊपर वे काले डरावने बादल छाने लगते हैं। फिर वो प्राणी उस खेत में से वो सारा का सारा चुराया हुआ पानी वापस सोख लेता है। और बात बस यही खत्म नहीं होती। स्रोत के अनुसार आकाशिता उस चोर को बहुत ही भयानक शारीरिक दंड भी देता है। ये एक ऐसा न्याय है जिससे बच पाना नामुमकिन है। और उस सजा का जो सबसे चरम रूप है वो सच में दिल दहला देने वाला है। स्रोत सामग्री में इसके लिए बिल्कुल यही शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। उन्हें अपनी लंबी लाल जीभ से पकड़ लेता है। जरा इस दृश्य को अपने दिमाग में लाइए। ऊपर घने काले बादल हैं और अचानक वहां से एक लंबी चमकती हुई लाल जीभ नीचे आती है और उस चालाक चोर को हमेशा के लिए अपने साथ उस अंधेरे में खींच ले जाती है। ये खौफ पैदा करने के लिए कितनी शक्तिशाली और नाटकीय छवि है। इस पूरी कहानी में एक बहुत ही विशिष्ट और सच कहूं तो थोड़ा अजीब सा तथ्य भी है। जब स्रोत सामग्री में इस जीव के आहार यानी इसकी डाइट का जिक्र आता है तो वहां बिल्कुल स्पष्ट रूप से सिर्फ एक ही बात लिखी है, किसान। जी हाँ, सिर्फ किसान। ये सुनकर थोड़ा अजीब लगता है ना, लेकिन ये बिल्कुल सच है। ये किसी भी राह चलते इंसान को अपना शिकार नहीं बनाता, बल्कि ये केवल उन्हीं किसानों को चुनता है जिन्होंने पानी चुराकर अपनी ही समुदाय के साथ धोखा किया हो। और ये बात बहुत ही शानदार तरीके से ये दर्शाती है कि ये लोक कथाएं असल में कैसे काम करती थीं। सतह से देखने पर आपको लगेगा कि आकाशिता सिर्फ बच्चों को डराने वाली एक खौफनाक कहानी है, लेकिन अगर आप इसकी गहराई में जाएं तो इसका एक बहुत ही गहरा सामाजिक कार्य था। ये कहानी पानी जैसे अनमोल संसाधन को बचाने और संकट के समय समुदाय में ईमानदारी बनाए रखने का एक बेहद कारगर मनोवैज्ञानिक हथियार थी। तो अंत में हम आज के इस विश्लेषण को एक बहुत ही विचारोत्तेजक सवाल के साथ समाप्त करते हैं। क्या लाल जीभ के इसी डर ने संकट के समय प्राचीन समुदायों को एक दूसरे को नष्ट करने से रोका? जरा सोचिए, शायद राजा के कानूनों या पहरेदारों से भी ज्यादा एक प्राकृतिक और भयानक न्याय के डर ने ही सूखे की उस भयंकर हताशा के बीच इंसानों को इंसान बनाए रखा। ये सिर्फ कहानियां नहीं थीं, ये वो अलिखित नियम थे जिन्होंने पूरे के पूरे समाज को टूटने से बचाया। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।